ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का, जिसमें आज बात होगी पड़ोसी देश नेपाल की, जहां इस वक्त विद्रोह छिड़ा हुआ है। इसकी अगुवाई नेपाल के युवा कर रहे हैं, जिन्हें जेन जी कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर बैन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हजारों की तादाद में युवा प्रदर्शनकारी संसद भवन में जा घुसे, जिसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की है। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का यह पहला मामला है। प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास तमाम इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। सेना और पुलिस की गोलीबारी में अब तक 18 प्रदर्शनकारियों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 18 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर सामने आ रही है। 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ओली सरकार ने शाम 6 बजे आपात बैठक भी इस पूरे मामले को लेकर बुलाई है। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट पर बैन लगाने का फैसला लिया था। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई। तभी से प्रदर्शनकारी सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन आज प्रदर्शन बेहद उग्र हो गया, जिसकी तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप दोबारा चालू हो गया है। हालांकि सरकार ने प्रतिबंध हटाने की जानकारी अभी तक नहीं दी है। अब सवाल यह है कि इस प्रदर्शन की वजह से सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार ही है, या फिर इसके पीछे का खेल कुछ और है। इस बगावत के पीछे कहीं सियासत तो नहीं, क्योंकि नेपाल के कई राजनीतिक दल भी प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में युवा एक साथ सड़क पर कैसे उतर आए, ये संसद के भीतर कैसे घुस गए। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले युवाओं के प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए। मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार बहुत सौरभ है, सोशल मीडिया बंद करके इसके आवाज में युवा जाग गए। तकरीबन 1 लाख युवा आज सड़क पे उतर आई है और इनका एक ही मांग है कि हमें बोलने दो सरकार। हम प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आए। हम किसी भी दल से बिलोंग नहीं करते। वी जस्ट वांट दिस करप्ट गवर्नमेंट टू फेल। अठारह से 30 साल के युवा जेन जी जिनको कहा जाता है, वो आज हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे। और उसके बाद जरा सोचिए सरकार के लिए किस तरह की स्थिति पैदा हो गई। बैकफुट पर उसको आना पड़ा है। ये युवा जो वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बैन क्यों किया गया, इसको लेकर इन लोगों की ओर से प्रदर्शन किया गया। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नेपाल में इस वक्त क्या चल रहा है। हमारे ये पड़ोसी मुल्क है, छोटा सा प्यारा सा देश है, लेकिन वहां पर बीते 2 दशक में जिस तरह का बड़ा पॉलिटिकल फेरबदल हुआ है, हम सब ने देखा। और इसी के साथ ही साथ कई देशों के वहां पर अपने इंटरेस्ट भी हैं, उसको लेकर भी समय समय पर वहां पर लगातार हंगामा बवाल करता रहता है। वैभव सिंह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। आप जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। नीरज सिंह हमारे सहयोगी जो लगातार आपको अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबर पहुंचाते हैं, वो भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपक बोहरा जी पूर्व राजदूत आपको दिखाई दे रहे हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिबाज जी आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और बन्नी शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेपाली पत्रकार अनिल कर्ण भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैभव, आपसे शुरुआत करते हुए, अभी ये जो चल रहा है, क्या ये मात्र जेन जी का प्रदर्शन माना जाए, जो सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में सड़क पर उतर आया, या फिर इसके पीछे की पॉलिटिक्स कहानी कुछ और है? देखिए, नेपाल में 2018 से ही ये गुस्सा लोगों के अंदर पनप रहा है। और वहाँ पे जो भ्रष्टाचार, जिस तरीके का भ्रष्टाचार वहाँ पे अलग अलग राजनीतिक दल करते रहे हैं, जिसमें केपी शर्मा ओली का नाम जो है कि फेरिस्त में सबसे ऊपर आता है,
अगर आप इसकी लिस्ट निकालनी शुरू करें तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले मिलते हैं जिनमें कि केपी शर्मा ओली के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट तक ने आदेश दिए हैं, लेकिन उनकी भी अवमानना बार बार की जा रही है। तो केपी शर्मा ओली जिस तरीके से भ्रष्टाचार करते रहे हैं और जिस तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं नेपाल के अंदर उनके आदेशों की अवमानना करते रहे हैं और एक तानाशाह के तौर पे नेपाल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके विरोध में जो है वहां पे गुस्सा बहुत लंबे समय से पनप रहा था। मैं 2020 में नेपाल गया था और मैंने 2020, 21, 22 में कई बार नेपाल गया और वहां पे लोगों से समझने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि गुस्सा नेपाल की संसद में घुस गए प्रदर्शनकारी, क्या ये मात्र सोशल मीडिया एक वजह हो सकती है? नहीं, मैं नहीं मानता कि सर सोशल मीडिया वो चिंगारी हो सकती है जिसकी वजह से ये आग भड़की है, लेकिन ये आग, ये आक्रोश जो है वो वहां पे लोगों के अंदर असंतोष और आक्रोश बहुत लंबे समय से पनप रहा था और केपी शर्मा ओली की तानाशाही के खिलाफ वहां पे लोग बहुत समय से नाराज थे। अगर आप काठमांडू की या नेपाल के अलग अलग शहरों की अगर आप गलियों में, सड़कों पर लोगों से बात करते बिल्कुल, तो कोई एक व्यक्ति भी आपको नहीं मिलता जो कहता कि नहीं हम इनसे संतुष्ट हैं या जिस तरीके से सरकार या सत्ता शासन चला रहे हैं। आप जैसे, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, गोकुल बसकोटा इनके एक मंत्री थे, उन्होंने सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस घोटाले में उनकी ऑडियो लीक हुई 2020 में वो ऑडियो लीक हुई और उसके बाद उन्होंने उनका इस्तीफा दिया और उसकी जो ऑडियो थी वो पूरे नेपाल में लोगों के हर एक किसी के मोबाइल फोन पे जो है व्हाट्सएप पे मौजूद थी। तो लोग ये कह रहे थे कि इतने खुलेआम $25 लाख, $30 लाख आपके मंत्री जो है वो पकड़ रहे हैं अलग अलग बिचौलियों से। एयरबस का घोटाला किया इन्होंने, A330 जो एयरबस का फाइटर जेट था, उसकी ऑलमोस्ट दुगने दाम पे, मार्केट वैल्यू से दुगने दाम पे वो जहाज नेपाल एयरलाइंस के लिए खरीदे गए, बिल्कुल, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। येती ग्रुप को जो है जिस तरीके से जमीनें जो है गोकर्ण में रिजॉर्ट के लिए और वहां नेपाल में काली माटी में उनको जमीनें दी गई, ठीक है, ये सारी चीजें वहां के लोगों को पता है। ये हमारे यहाँ पे मीडिया में भले डिस्कस हुई हो, लेकिन नेपाल का जो आम आदमी है वो ये चीजें होते हुए देख रहा है। बिल्कुल, तो और शायद उसी का गुस्सा हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में, आप जरा सोचिए, ये यूथ है जो सड़कों पर उतरा हुआ है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। नीरज, अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए, जिस बात का जिक्र वैभव कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए, भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां पर किस तरह के स्लोगन रेज किए जा रहे हैं, पोस्टर जगह जगह लगाए गए हैं जिसमें लिखा है भूकंप की जरूरत नहीं है, नेपाल हर रोज भ्रष्टाचार से हिलता है। नीरज, इस तरह के बैनर के साथ वहां पर युवा आए हुए हैं, लेकिन क्या यह माना जाए कि सोशल मीडिया जो एक माध्यम था जिसकी वजह से चिंगारी भड़की, सरकार बैकफुट पर आई? हालांकि ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है जो बैन था उसको हटा लिया गया है। नीरज, बिल्कुल आपने ठीक कहा चित्रा कि हमने खुद देखा है कि फेसबुक की पोस्ट हैं, ट्विटर पोस्ट हैं, वो आनी शुरू हो गई हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ केपी शर्मा ओली की इसी वजह से बंद किया था, ये सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए थे, प्लेटफॉर्म्स, ताकि लोग उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सकें। और खुद केपी शर्मा ओली ने ये बात कही थी कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमारे खिलाफ बात की जाती है, इसलिए हम लोग इसको बंद कर रहे हैं। तो एक बहाना था कि जो कंपनीज हैं वो इनको रजिस्टर नहीं कर रही हैं, उनके कानून फॉलो नहीं करती हैं। लेकिन असली मुद्दा बैन नहीं किया ना टिकटॉक। हाँ, वो कह रहे हैं टिकटॉक ने पूरी फॉर्मेलिटी जो भी थी वो सब कुछ कर दिया। टिकटॉक को पहले बैन किया गया था, कुछ महीने पहले बैन किया गया था, लेकिन फिर टिकटॉक ने अपनी जो भी कार्रवाई होगी, सरकार के जो मंत्रालय है उनका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद टिकटॉक को जारी किया गया। वीबर जो कि दूसरा चैट ग्रुप है उसको भी दे दी गई थी परमिशन, ये चल रहे थे। लेकिन जो मेन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद कर दिया गया था, कि जिसमें ट्विटर है, एक्स है, फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, इन सबको बंद कर दिया गया था कि कंपनियां उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रही हैं, किसी एक पर्सन को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं जिससे सरकार उनसे बात कर सके कि सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ पोस्ट ऐसी आती हैं सरकार के खिलाफ जिनको हटाया जा सके। इसको लेकर बैन किया गया था। लेकिन जहां अगर देखिए चित्रा, अगर आप देखेंगे जो प्रदर्शनकारी थे उनमें कौन लोग थे? छात्र छात्राएं, स्कूली छात्र छात्राएं थे, अपने यूनिफॉर्म में आए हुए थे, जेन ज़ी जिसके बारे में कहा जा रहा था। और उन्होंने जब अपना प्रोटेस्ट के लिए कहा था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे सोमवार को, साफ तौर से सोशल मीडिया नहीं, करप्शन उनके लिए मेन मुद्दा था। और उन्होंने कहा था कि करप्शन के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं 8 तारीख को। अब टिकटॉक बैन नहीं हुआ है, और जैसा कि नीरज ने बताया कुछ समय पहले बैन किया गया था बाद में, लेकिन इस समय आपको बता दें उस पर नैपो बेबी ट्रेंड चल रहा है। नेताओं के बच्चों के ऐशो आराम के विजुअल उसमें डाले जा रहे हैं, और साथ ही ये दिखाया जा रहा है कि जो आम नागरिक है नेपाल का, आप देखिए उसका हाल मौजूदा सरकार ने क्या बनाकर रखा हुआ है। अब बाकी अपने डिफेंस एक्सपर्ट के पास चलते हुए, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है नेपाल से, यकीनन वो बेहद परेशान करने वाली हैं। नेपाल में युवाओं की ये क्रांति रही, हालांकि अब सरकार वहां की बैकफुट पर आ गई है। जो बैन लगाया गया था सोशल मीडिया को, उसको वापस ले लिया गया है, अनाउंसमेंट अभी नहीं किया गया है। लेकिन ये जो तस्वीर आज उभरी है नेपाल की, ये क्या बताती है अश्विनी सिवाच जी?
हाँ देखो चित्रा, सच्चाई यह है कि नेपाल के अंदर करप्शन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है और गवर्नमेंट चारों तरफ से फेल होगी। अगर आप देखें पहले मोनार्की थी वहाँ पर, उसके बाद ये जो डेमोक्रेसी आई, आप देखें कि एक प्रकार माओइस्ट आए थे, मगर जब से गो भी सिविल गवर्नमेंट आती थी एक के बाद एक वो करप्शन में लिप्त रहती है, वो गवर्नेंस नहीं कर पाती। और अभी थोड़े दिन पहले मोनार्की के पक्ष में भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग चाहते थे मोनार्की दोबारा आए। उसका बस रीजन ये है कि वो डिससेटिस्फाइड हैं गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम क्या है, ये एक तो करप्शन करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, उसके बाद फॉरेन रिजर्व इनका घट के $17 बिलियन रह गया है। और सच्चाई यह है इनका, अब जब इन्होंने सोशल मीडिया को बैन किया तो इनका टूरिज्म मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसको बड़ी हिट हुआ, वो भी लोग सड़कों पर गए। जैन जी जो यूथ है, ये लोग कह रहे हैं कि नेपाल के अंदर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और स्पेशली जो केपी शर्मा ओली की, ये खुद लिप्त हैं करप्शन से। और ये जो बार बार जो इनका एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये कोई भी गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं। और आज जिस तरफ नेपाल जा रहा है, नेपाल के अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत की तरफ आने की भी कोशिश करें लोग। अगर आप देखें भारत के अंदर इनके जो अभी तक हम 50,000 के करीब यूथ को आर्मी में लेते थे, मगर वो भी बंद हो गया है क्योंकि जब से अग्निवीर आई है, और वो भी आक्रोश था। वो कहते हैं कि हमारी रिक्रूटमेंट दोबारा होनी चाहिए। कोई सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है नेपाल में। जितने भी लोग पैसा कमाते हैं वो रेमिटेंस से आता है। इनकी जो एक प्रकार इकोनॉमी बिल्कुल डिगबागी। तो केपी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट है वो अपनी करप्शन को तो सॉर्ट आउट नहीं करी, इन्होंने बैन कर दिया मीडिया को, क्योंकि मीडिया उनको उजागर कर रहा था। आप इस चीज को समझे, आप यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी जो जैन जी यूथ है वो कहते हैं हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल करप्ट है, ये एक गवर्नेंस नहीं कर पाई। और कहीं ना कहीं इनको ये भी कह रहे हैं कि ये जिस प्रकार से जो मोनार्की के साथ जाना चाहते हैं, वो इसलिए कह रहे हैं मोनार्की के, वो ये नहीं कह रहे इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल डिससैटिस्फाइड है प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। क्योंकि हर 6 महीने के बाद यहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है और हर कोई अपना फायदा देखता है, देश का फायदा नहीं देखता। राजशाही के खत्म होने के बाद 2008 के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि वहां पर एक लोकतांत्रिक स्थिर सरकार आएगी, लेकिन किसी भी पीएम ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। वहां पर आप देखेंगे हर 1 साल 1.5 साल के बाद इस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन इस बार नया इसलिए है क्योंकि इसमें 19 साल से लेकर 30 साल की वो युवा आबादी यहां पर सड़कों पर उतरी हुई है, जो अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। दीपक बोहरा जी, अब आपके पास आते हुए एक बार ये बताते हुए कि नेपाल की युवाओं की मेन समस्या क्या है, उनको क्यों उतरना पड़ा, जिनको अपनी पढ़ाई लिखाई पर, रोजगार के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन आज वो सड़क पर आने को मजबूर क्यों हुआ। हर साल 4000 युवा लेबर फोर्स के लिए मजबूर है नेपाल में। बेरोजगारी दर वहां पर 19% है। कुल लेबर माइग्रेंट का 54% युवा है। 2023 में 1 लाख युवाओं ने देश अपना छोड़ दिया था। संवैधानिक समितियों के लिए 45 साल की उम्र अनिवार्य कर दी गई है। तो तमाम ऐसे नियम दीपक बोहरा जी बनाए गए हैं वहां पर, जो युवाओं को सीधे चोट पहुंचाते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो रही थी और आज वो इस रूप में सड़कों पर उतर आई। और नाको चने चबाना, जो एक कहावत का इस्तेमाल हम लोग हिंदुस्तान में करते हैं, वो वहां की सरकार के लिए पैदा कर दिया। दीपक बोहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब भी आपके साथ होता हूँ आपके चैनल पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक शिकायत भी है, आप इतने सारे विशेषज्ञों को बिठा देती हैं, मैं एक एम्बेसडर कहाँ बीच में फंस जाता हूँ। नेवरदलेस उस देश से बहुत मोहब्बत करता हूँ, कई बार गया हूँ, रहा हूँ वहाँ पर। अब आपको बता देता हूँ, जैसे जनरल साहब कह रहे थे, बाकी विशेषज्ञों ने कहा है, नेपाल की मीडियन एज 25 साल है, हमारी 29 है भारत में, यानी आधी जनसंख्या 25 से कम है, आधी उससे ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपने 19% या कुछ बोला, ये झूठ बोलते हैं मैम। ये वर्ल्ड बैंक और नेपाल सरकार भी अपने फिगर्स को फज करती है। एक्चुअल अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और जो मुझे बताया गया जब मैं वहाँ जाता हूँ, उनके बहुत से बुद्धिजीवियों से बात करता हूँ, इट इज़ क्लोजर टू 60%, 60% अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट। फिर जो 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जेन जी रेवोल्यूशन हम कहते हैं। पहली बार मैंने ये शब्द सुना है कि क्रांति आ रही है जेन जी के कारण। मैं तो जेन ए का हूँ, एंशंट, 74 साल की उम्र में। लेकिन
हम जो ये अभी यहाँ देख रहे हैं, जो आप लोगों ने टर्म बहुत अच्छा कॉइन किया है, जेन जी की जो क्रांति आ रही है, 3 चीज़ें। सबसे पहले मैम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सताती है यंग लोगों को जो पढ़ लिख के आते। दूसरा भ्रष्टाचार। मैं गया हूं मैम, सरकारी हॉस्पिटल में अगर भर्ती होना है, कमरा चाहिए, बेड चाहिए, दवाई चाहिए, पहले घूस दो। सरकारी स्कूल में एडमिशन चाहिए, वहां पर घूस दो। कुछ काम नहीं होता घूस दिए बिना। करप्शन। तीसरी चीज जो वहां पर वो देख रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसा आपने खुद ही कहा, हर 6 महीने में, साल में सरकार बदल जाती है। वहां के पॉलिटिशियंस थके हुए हैं, हार चुके हैं, उनके पास कोई नए आइडियाज नहीं है। ये मैंने बहुत से देशों में, ये जो जब भी सुनामी आती है बेटा, वो आती है फ्रॉम यंग पीपल, आपकी उम्र के लोगों से। मैंने सूडान में देखा है, मैंने इथियोपिया में देखा है, मैंने जिम्बाब्वे में देखा, मैंने बांग्लादेश में देखा है, श्रीलंका में हमने देखा है। यंग पीपल सबसे आगे जाते हैं कि वी वांट, हम लोग अपना भविष्य वापस लेना चाहते हैं। ये आया। अब क्या होगा ये हम लोग भविष्यवाणी नहीं करते। लेट मी मेक अ गेस। ये सरकार जो इस समय केपी शर्मा ओली साहब की है, ये इस्तीफा देके एक केयर टेकर सरकार आएगी जो इलेक्शंस कराएगी। काफी हद तक सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगी। जब पर्सनालिटी चली जाती है, कि सरकार बदलने का वक्त आ गया है, तो लोग थोड़े शांत हो जाते हैं। आप ये दावा कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक ये सरकार नहीं रहने वाली है। 100%। अगर मैं केपी ओली की जगह होता मैम, तो मैं एक ही चीज कहता कि मेरे से बड़ा मेरा देश नेपाल है। मैं जा रहा हूं, अब देखते हैं इसके बाद एक केयर टेकर सरकार जो इलेक्शंस कराएगी। ये भारत की परंपरा है मैम, कोई इंसान भारत माँ से बड़ा नहीं है। केपी शर्मा ओली साहब को भी ये बात समझ आनी चाहिए। और अगर वो सोच रहे हैं चीन उनकी मदद करेगा, फिर जन्मदिन मुबारक हो आपको। चीन तो जितना चूस सकता है आपसे वो चूसेगा। आपका अगर कोई दोस्त है आज, वो भारत है, हमेशा भारत। बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिन्नी जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। नेपाल हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। हिंसा और बवाल के बाद एक्शन में आ गई है ओली सरकार। शाम 6 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई है। अब इस आपात बैठक में क्या जानकारी दी जाती है? सोशल मीडिया जो बैन किया गया था, क्या उसको खोलने को लेकर ऐलान किया जाएगा, या फिर जिन युवाओं को हिरासत में लिया गया है उसको लेकर कोई ऐलान किया जाएगा? क्योंकि वहां के युवा मानने के लिए तैयार नहीं है। नेपाल में आप ये जानिए कि 28 मई 2008 को 240 साल की राजशाही खत्म की गई, लोकतंत्र की स्थापना की गई, इस उम्मीद के साथ कि वहां पर पारदर्शिता आएगी, वहां पर एक बेहतर भविष्य के लिए जो नेपाल है वो आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन नेपाल में दुर्दशा इस तरह की हो गई है कि अब युवाओं को सड़क पर उतरकर आप देखिए किस तरह से शिकार होना पड़ा है। जबरदस्त गोलीबारी भी हुई है, कई लोगों की जान जाने की खबर है। 300 से ज्यादा लोग वहां पर बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, इस तरह की खबर भी निकलकर सामने आई है। बिन्नी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए मौजूदा हालात क्या बता रहे हैं, क्या खबर, क्या जानकारी, इसका हिंदुस्तान पर किस तरह से असर आप देख रहे हैं? बिन्नी शर्मा जी। चित्रा, आपको मैं बता दूं, 2 चीजें इसमें है। जैसे बाकी विशेषज्ञों ने बहुत सारी बातें कही, ये मैं, अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दे, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ इसमें क्या है चीजें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये जेनजी की जो आंदोलन सुबह शुरू हुई थी ना, सुबह 10 बजे, बड़ी पीसफुल सी थी ये। जितने एक्सपर्ट्स हैं पैनल में, जितने पैनलिस्ट हैं, दे ऑल नो काठमांडू वेरी वेल। तो माइती घर से लेके पार्लियामेंट हाउस तक, संसद तक, जब ये 10 बजे ये शुरुआत हुई थी, जब ये पहुंचे थे वहां पे, बड़ी शांतिपूर्वक रूप से ये लोग पहुंचे थे और वहां बैरिकेड लगाई गई थी, वो बैरिकेड में बैठ गए थे। और दूसरी तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से जो एक भीड़ आई, वहां से एक बहुत बड़ी जुलूस आई, उन्होंने ये तोड़फोड़ शुरू की थी। हाँ, एक बात सही है, देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि यूथ भविष्य देखना चाहते, दे वांट टू सी द ब्लूप्रिंट ऑफ देयर फ्यूचर, जो बिल्कुल अंधकार है। इस सबको मालूम है कि हर महीने 25 से 30 हजार युवक या जो उससे ज्यादा युवक जो है वो नेपाल छोड़ के खाड़ी के देश और बाकी के देश में जाते हैं रोजगार के लिए। बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ही जीरो है, इंडस्ट्री की कोई ग्रोथ नहीं है। और जो है, जितने भी बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो 12वीं के बाद ही वो विदेश जाते हैं, क्योंकि उनको देश में कुछ मिला नहीं है, ना कुछ है देश में मिलने को। तो जब ये जो यूथ है ना, बड़े फ्रस्ट्रेटेड। और ये जितने भी आज जो जेनजी, जो न्यू जनरेशन 21 की सदी के बाद जो आए हैं 2000 के बाद, अब इनका भी ये नहीं चाहते हैं कि हर कोई बंदा नहीं चाहता कि वो देश छोड़ के बाहर जाए। सोशल मीडिया आज के दिन में इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, और सोशल मीडिया आज के दिन में हम आप सभी के जीवन में एक अंग बन चुका है। बिल्कुल। तो और ये तो जैसे किसी ने भी, मैं सुन रहा था, ये तो सिर्फ एक बहाना है। पीपल आर सो फ्रस्ट्रेटेड विद द करप्शन, जो भाई भतीजावाद है,
जो परिवारवाद है, उससे लोग बहुत ज्यादा नाखुश है। और ये तो सिर्फ एक बहाना था, एक चिंगारी की तरह आज भड़की है। और इसमें जो है सिर्फ यूथ नहीं थे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जितना नेपाल को जानता हूं, मैं 10 साल मैं आई वाज अ ब्यूरो चीफ नेशनल चैनल, इंडियन चैनल, सो हाफ ऑफ माय फैमिली इज देयर। तो मेरी जो कनेक्ट है इसमें, आज की जो आंदोलन हुई उसमें सिर्फ जनरेशन यूथ नहीं थे, इसमें जो है सरकार से नाखुश सारे लोग और सारे ऑपोजिशन पार्टी के भी लोग इसमें थे। देखिए, ये बात सच है। हाँ, बिल्कुल। और कई लोगों ने समर्थन किया है, कई लोगों की ओर से समर्थन किया गया है। यहाँ तक कि काठमांडू के मेयर भी बोल रहे हैं कि मेरी अब उम्र उतनी नहीं है, लेकिन मैं उन युवाओं के साथ खड़ा हुआ हूँ। बालन शाह बहुत ही पॉपुलर मेयर है और वो हमेशा he's been fighting against corruption। और आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 6 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, सही बात है। मैं कई मंत्रियों से मैंने बात की और जहां तक उनको भी ये उम्मीद है कि ये जो है फैसला जो है बैन करने का, जो समय सीमा दिया गया था 1 हफ्ते का, शायद इसमें थोड़ा रेक्टिफाई करके इस बैन को जो है खोला जाएगा। मुझे ये जानकारी मिली है। लेकिन इसके बाद क्या वहां पर शांति आ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें, जिस तरह की तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें हमने चलाई हैं, दोबारा से उसको चलाएंगे। और इस सवाल के साथ आपके पास आते हुए वैभव, देखिए उसमें लिखा हुआ है यूथ अगेंस्ट करप्शन, और उसके जरिए खूब बड़ा सा बैनर लेकर, और हमने हिंदुस्तान में भी एक वक्त पर देखा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन की लड़ाई चली, और उसके बाद कैसे दिल्ली में सरकार भी बदल गई थी। लेकिन यहां पर ये जो तस्वीरें हैं, अब कहा जा रहा है कि सरकार ने बैन वापस ले लिया है। क्या इसके बाद वहां का युवा अपने घरों में चला जाएगा? ये हम उस बड़े से बैनर की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए, प्रदर्शनकारी जब ऊपर उठते हैं तो फिर पुलिसकर्मी उनको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूथ मानने को तैयार नहीं है। क्या बैन वापस लेने के बाद वहां पर शांति आ जाएगी, या फिर आपको लग रहा है कि ये जो लड़ाई करप्शन को लेकर चल रही है, ये सत्ता बदलने तक जारी रहने वाली है नेपाल में? देखिए डैमेज तो हो चुका है। ये बैन वापस ले लें, जैसे मैंने कहा कि ये एक चिंगारी थी, ये जो बैन था जिसने ये आग भड़काई, लेकिन ये आक्रोश जो है पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से वहाँ के लोगों में पनप रहा है। और ये गुस्सा सिर्फ ओली के खिलाफ नहीं है। जो दल इनका समर्थन करने की बात कर रहे हैं विपक्ष के, कि भाई हम इनको समर्थन करते हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, ये जनता उनसे भी उतनी ही नाराज है, क्योंकि इन्होंने ट्राई करके देखा हुआ है कि अगर वो ओली को भी हटाते हैं तो जब ये आते हैं, चाहे वो प्रचंड आए या कोई भी आए, उनके सत्ता में भी वही भ्रष्टाचार, वही करप्शन, वही नाउमीदी, वही कोई रास्ता नहीं दिखता है, वही उनका जो है विस्थापन अलग अलग देशों में नौकरी के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए वही होता है, बदलता उनके जीवन में कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो आंदोलन है, ये नाउम्मीदी से तंग आए हुए युवा का आंदोलन है, जो कि इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से दुखी है जो नेपाल में चल रही है, कि अपनी अपनी बारी लेकर के नेपाल की जनता को लूटने का जो प्रपंच फैलाया हुआ है वहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने, उससे ये नाराज है। अब चलिए ये वापस ले भी लेते हैं। अब वापस लेने के बाद अब जो 18 लोगों को इन्होंने मारा है, क्या उनके परिवार या वो नेपाल की जनता जो देख रही है कि हमारे बच्चों को, नौजवान बच्चों को, जिसके 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल का बेटा जिसका मरा होगा या बेटी मरी होगी, वो क्या उसको भूल जाएंगे? क्या नेपाल की जनता इस अत्याचार को भूल जाएगी? तो आप इस तरह का तो विभत्स अगर आपको उदाहरण कहीं मिलता है तो तानाशाही में ही मिलता है। चाहे वो सद्दाम हुसैन और अलग अलग जो तानाशाह हैं, या किम जोंग उन जैसे लोग हैं, उनके अंडर में आपने देखा है, या जो उपनिवेशिक जो शक्तियां रही हैं, जैसे भारत में अंग्रेजों का शासन रहा है, आपने कब देखा है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अपने युवा के ऊपर गोलियां चलाती हो। आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात की, तो क्या इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब आंदोलन चल रहा था या किसान आंदोलन चला, तो क्या यहाँ पे हमारी सरकारों ने उनके खिलाफ गोलियां चलानी शुरू कर दी थी? हमारे यहाँ तो लोग लाल किले पे भी चढ़ गए थे, तो क्या उनको गोलियां मार दी गई? ये इस तरह का जो एक ये जो उदाहरण प्रस्तुत किया है केपी शर्मा ओली ने, उन्होंने खुद को फर्दर एक्सपोज किया है, और वहां पे लोग अब उस व्यवस्था से नाराज हैं, उससे तंग आ चुके हैं, और ये उनका डिमांड सीधा कि ये व्यवस्था नहीं चल सकती। क्या व्यवस्था परिवर्तन होगा वैभव वहां पर? और ये तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए, गोलियां चलने के बाद बड़ी तादाद में युवा किस तरह से चोटिल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, और सरकार की ओर से हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर तुरंत गोली चलाने के आदेश दे दिए गए थे, जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं, और वैभव ने भी जिसका जिक्र किया है। आप ये कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन तक हो सकता है, अब इसी तरह के हालात वहां पर रहे, क्योंकि जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवार वाले या फिर उनके दोस्त यार जो सड़कों पर उतरे हुए थे, वो नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे। और देखिए, ये व्यवस्था परिवर्तन, आपने जैसे भी हमारे एक सीनियर पैनलिस्ट ने बताया भी कि वहां पे बार बार समय समय पर ये एक आंदोलन उठता रहता है, डिमांड उठती रहती है कि राजशाही वापस आए। बिल्कुल, कुछ समय पहले अभी डिमांड उठती थी अभी, और लाखों लोग सड़कों पे उतरे थे। और अगर ये व्यवस्था परिवर्तन को अगर समर्थन मिल जाता है कि ये जो मांग है, अगर इसको समर्थन मिल जाता है अगर नेपाल के अंदर से,
तो ये व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। और देखिए, भविष्यवाणी मैं नहीं करता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये अंडर करेंट जो है, ये उस अंडर करेंट की जिसका हम जिक्र करते थे, अब वो सड़कों पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कब एक विशाल रूप लेकर के पैन नेपाल, पूरे नेपाल में ये फैल जाएगा, आप कह नहीं सकते। और आंदोलन इसी तरीके से होते हैं, सत्ता परिवर्तन इसी तरीके से होते हैं। आपने अपने आस पड़ोस में रिसेंटली देखा भी है, बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री को भी रात में नहीं मालूम था कि सुबह उनको छोड़ के देश जाना पड़ेगा। तो इस तरह की परिस्थितियों में कोई भी भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं। युवा क्रांति भी, जिसमें हमने देखा था 30 साल राज करने वाले तानाशाह होस्नी मुबारक को किस तरह से पद अपना छोड़ना पड़ा था। तो युवा जब सड़कों पर उतरता है तो फिर बड़ी बड़ी सरकारें कितनी भी मजबूती से अपने आप को दिखाने की कोशिश करें, लेकिन उनको वहां से हटना ही पड़ता है। नीरज, ये जो हालात नेपाल में बने हुए हैं, चूंकि हमारे देश के कई राज्यों की सीमा नेपाल को छूती है, हिंदुस्तान पर क्या इसका कोई असर पड़ सकता है, या फिर ये माना जाए कि नहीं, वहां का ये अंदरूनी मामला है, वहां के युवा हैं, करप्शन के खिलाफ सड़कों पर हैं, और सरकार हो सकता है उसको कंट्रोल कर पाने में भी आगामी दिनों में सफल हो जाए। नीरज, देखिए चित्रा, ये जो हम लोग देख रहे हैं, उग्र प्रदर्शन देख रहे हैं, आक्रोश देख रहे हैं लोगों का, ये करप्शन तो है ही, साथ ही साथ जो वहां पर जो सरकार है केपी शर्मा ओली की, आप ये देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं पिछले 8-10 साल में, जो बने हैं। पिछली बार जब ये प्रधानमंत्री बने थे तब इनके ऊपर आरोप क्या लगे थे, फॉरेन इंटरफेरेंस के आरोप लगे थे। इनको कहा जाता था कि इनको ऑपरेट कौन करता है, जो काठमांडू में चीनी दूतावास में एक सीनियर लेडी डिप्लोमेट थी, वो इनको कंट्रोल करती थी। उसके बाद इनको छोड़ना पड़ा था, और कारण भी थे, लेकिन अब फिर से बन गए। तो ये भारत के साथ सटी हुई है। खुद इनके एडवाइजर अभी कुछ दिन पिछले महीने ही भारत आए थे, दिल्ली आए थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो नेपाल है वो पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है उनका गढ़ बनता जा रहा है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जो भारत की सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहां पर, और वो भारत पे आके घुसपैठ करके कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, आतंकी कार्रवाई कर सकते हैं, आतंकी हमला कर सकते हैं। ये सब इनके एडवाइजर कहते हैं। लेकिन ये क्या है, ये बने हुए हैं फॉरेन इंटरफेरेंस, चाइनीज के हाथ में ये खेलते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट के हाथ में खेलते हैं। और अभी जब ये आए हैं, जब ये बैन हटाया गया, उससे एक दिन पहले ये विक्ट्री डे परेड में थे, बीजिंग में थे, केपी शर्मा ओली थे, वहां पर जाकर ये इस तरह की हरकत करते हैं। और इन्होंने आते ही क्या कहना क्या शुरू किया कि भारत ने और चीन ने जो लिपू लेक को लेकर जो ट्रेड रास्ता खुला है अपने व्यापार के लिए, वो तो हमारा एरिया है। तो इस तरह की ये बचकानी हरकतें और इस तरह के बयान जो है केपी शर्मा ओली करते हैं। वहां का एक बहुत बड़ा तबका, चित्रा ये मान के चलिए, वो भारत के पक्ष में है, वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। जो कहा जाता है बेटी वाला रिश्ता माना जाता है, बिल्कुल बेटी का रिश्ता है, उस तरह के संबंध है। लेकिन ये जो भारत के साथ संबंधों को कहीं ना कहीं बिगाड़ना चाहते हैं, चाहे काला पानी हो, चाहे लिपू लेक हो, हमारी जो ट्राई जंक्शन है जहां पर नेपाल, चीन और भारत की बॉर्डर मिलती है उत्तराखंड में, वहां पर इस तरह की हरकतें करते हैं। उससे भी लोग जो हैं बहुत नाराज हैं इनका। और जैसे कि जनरल शिवाच ने भी कहा कि अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर स्कीम इन्होंने बंद कर दी है वहां की सरकार ने, कि आप जा नहीं सकते, वहां के युवा नहीं आ सकते। तो ये बहुत बड़े कारण है करप्शन के साथ साथ, जिसके कारण लोगों का गुस्सा जो है, सैलाब, जन सैलाब जो है आज काठमांडू की सड़कों पर, वीवीआईपी इलाका है जहां पर संसद जहां पर है, बीचों बीच में हजारों की तादाद में घुस जाते हैं। राष्ट्रपति भवन, उसके बाद पीएम आवास, हर जगह आपको बताते चले कि सेना को तैनात करना पड़ता है ताकि यहां पर आ नहीं जाए। इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। नेपाल हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है, नेपाल के पोखरा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल का पोखरा जो अपने आप में बेहद खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन वहां पर भी माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। नेपाल के पोखरा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा बुटवल, भैरहवा, ये वो इलाके हैं जहां पर भारतीय बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं। और इटाहारी में भी कर्फ्यू लगाया गया है। सभाओं, रैलियों और धरना प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई बार हम सब जानते हैं कि अगर आप ज्यादा बैन लगाते हैं, अगर आंदोलन को अपनी ताकत के हिसाब से आप डील करने की कोशिश करते हैं या फिर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो और ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाता है। ऐसे में कहीं ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा मिस्टर ओली के लिए? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सीधे आपके पास आते हुए मेजर जनरल अश्विनी सिबाजी, अब बड़ी खबर आ गई है कि वहां पर अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन करने पर, सभाओं पर किस तरह से रोक लगा दिए गए हैं, काठमांडू के अलावा भी जो हिस्से हैं। लेकिन नेपाल के भीतर की ये जो हालात हैं, हिंदुस्तान पर क्या इसका कोई असर देखने को मिल सकता है? इसके अलावा हमने ये भी देखा था बीते कुछ सालों में बार बार ये सवाल उठते रहे कि नेपाल के साथ हमारे जो रोटी बेटी वाले संबंध थे, उसको भी चोट पहुंची थी। उसको ठीक करने की कोशिश हमारी ओर से बहुत ज्यादा की गई, लेकिन उसको भी चोट पहुंचाने की कोशिश उधर से जरूर कुछ चेहरों की ओर से की गई थी। तो मौजूदा हालात हिंदुस्तान पर किस तरह के असर के संकेत कर रहे हैं?
और बिल्कुल देखो चित्रा, 3-4 बातें हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो नेपाल है धीरे धीरे चीन की तरफ जाता जा रहा था, इसमें कोई शक नहीं कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव वहां पर है, और बेल्ट रोड इनिशिएटिव के कारण वहां पर जो भी डेवलपमेंट हुई है वो चीन से तो हुई है, मगर वहां पर चीन के आने के कारण करप्शन बहुत बढ़ी है और उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ा। चीन का मेन मकसद है किसी तरीके से नेपाल को अपने चुंगल में फंसाना, और इसी प्रकार से वहां पर हो क्या रहा है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। जो यूथ है जिसको जॉब चाहिए वो देश छोड़ते हैं। पहले यूथ बहुत ज्यादा हद तक भारत में आता था और फौज के अंदर कम से कम 50,000 के करीब यूथ जो भारत में थे वो अब बंद हो गए। और हुआ क्या है, पहले इलीगल माइग्रेशन बहुत थी। हमारा करीब करीब 1800 किलोमीटर का इलाका जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है और उसके अंदर पोरस था, मगर जब से हमने 3-4 साल से इलीगल माइग्रेशन को रोका है और जिस प्रकार से एसएसपी लगी हुई है, तो अब उनके वहां पर इतना आसानी से आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये भी एक बहुत है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेपाल एक गढ़ बनता जा रहा है आईएसआई का। ये जितने भी आप देखें ड्रग्स की या फेक मनी जो करेंसी वो नेपाल के थ्रू आती है, आईएसआई ऑपरेट करती है। ये लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी किसी टाइम में कहते थे काठमांडू के अंदर खुला हुआ था। तो ये सच्चाई है कि नेपाल यूं तो बेटी रोटी का नाता है भारत और नेपाल का, बट अनफॉर्चुनेटली नेपाल जो है वो धीरे धीरे एक तो आईएसआई का गढ़ बनता जा रहा था, एक कहीं ना कहीं वो टिल्ट हो रहा था चीन की तरफ। वो चीन जो कि अपना फायदा देखता है, जो छोटे छोटे देशों में बेल्ट रोड आई इनिशिएटिव आया है वो डेप्ट ट्रैप में पड़ गए। तो आज जो लोग आ रहे सड़कों पे वो ये कह रहे हैं कि हमारे को ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हुई है, यहाँ करप्शन बहुत हाई है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और टूरिज्म। आप ये सोचें चित्रा, क्योंकि ये जैसे ही सोशल मीडिया को बैन किया गया तो टूरिज्म पे एडवर्स इंपैक्ट हुआ इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि टूरिज्म एक सोर्स ऑफ इनका इनकम है। और एक है रेमिटेंस कि यहाँ पर जो पैसा ज्यादातर लोग जो बाहर गए हैं वो भेजते हैं, वो इनका सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये सच्चाई है कि जो आज लोग इतना परेशान हैं, ये नहीं कह रहे कि ये गवर्नमेंट आए क्योंकि केपी शर्मा ओली चले जाएंगे तो प्रचंडा आ जाएगा। तो ये जो एक इनका एक्सपीरियंस था डेमोक्रेसी के लेके, उससे वो बड़े परेशान हैं। वो इसीलिए लोग मोनार्की की तरफ कह रहे हैं। हो सकता है मोनार्की सक्सीड हो ना सक्सीड हो, मगर ये दिखलाता डिस्कंटेंटमेंट है, लोग नाराज हैं। लोग ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंटें जितनी भी आई हैं जब से मोनार्की गई है उसने कोई भी एक प्रकार से कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया, ना सड़कें बनी हैं, तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों को बता दें, ये जो यूथ अगेंस्ट करप्शन का बड़ा सा बैनर आप देख रहे हैं, इसमें बकायदा एक QR कोड है। उस पर जब आप मोबाइल से स्कैन करेंगे तो फिर एक कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, उससे आप जुड़ते हुए चले जाते हैं। ये भी बड़ी वजह रही कि बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में युवा वहां आपस में जुड़ते हुए चले गए, जो वहां की सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करते हुए चले गए। अब इस बात को भी समझिए, बार बार सोशल मीडिया बैन की यहां पर बात कही जा रही है, लेकिन उस सोशल मीडिया पर नेपाल की सरकार के खिलाफ लगातार वहां पर अपनी आवाज को ये युवा बुलंद कर रहे थे। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, भाई भतीजावाद के आरोप लगा रहे थे, नेताओं के बच्चों की तस्वीरें शेयर की जा रही थी, ये कहते हुए कि देखिए नेता के बच्चे तो मजे में है लेकिन नेपाल की बाकी जनता का क्या हाल है। इस वजह से भी नेपाल की सरकार असहज हुई और उसके बाद बहाने बनाकर जो माना जा रहा है कि उसने उन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने का फैसला लिया, जिसके खिलाफ अब बहुत बड़ी तादाद में वहां का युवा सड़कों पर उतरा हुआ है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है दीपक बोहरा जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर ने आपात बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पार्टी पदाधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों की यह बैठक बुलाई है। नेपाल के मौजूदा हालात को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। आपको बताते चले, एक तरफ सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि वो कैसे निपटे इन प्रदर्शनकारियों से, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगातार एक के बाद एक बैठक कर रही हैं। और इसी के तहत आपको बताते चले, ये भी बड़ी खबर आ गई है, नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री की ओर से भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जेन जी के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मंच ही नहीं है, सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है, जो पूरी तरह से गलत है और हम युवाओं के साथ हैं। यानी कि एक तरफ विपक्ष की आवाज भी इन युवाओं के साथ, और किसी भी देश का विपक्ष हो वो यकीनन इस तरह के आंदोलन के इंतजार में ही रहता है कि जैसे ही सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन हो उसके हिस्सेदार हम बन जाएं और अपनी राजनीति को भी आगे बढ़ाने की कोशिश विपक्षी दलों की ओर से की जाती है। लेकिन दीपक बोहरा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए आपने सीधे ऐलान कर दिया कि अब तो कुर्सी चली जाएगी, वहां पर सरकार परिवर्तन बहुत जल्द हो जाएगा। इसके पीछे की क्या बड़ी वजह आप देख रहे हैं? क्योंकि सरकार भी
इस प्रदर्शन को कंट्रोल में करने के लिए सभाओं पर बैन लगा दिया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है कई इलाकों में, और सोशल मीडिया जिस पर बैन किया गया था उसको भी हटा लिया गया है। अनाउंसमेंट का इंतजार किया जा रहा है। दीपक वोहरा जी, आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा। मैं बताता हूँ मैंने क्यों कहा है कि मैम इस समय जो स्थिति है, जो मैं देख रहा हूँ, अपने नेपालीज फ्रेंड से बातचीत कर रहा हूँ, वो कहते हैं इस आग को रोकना अब मुश्किल नहीं है। बहुत समय से युवा वहाँ के कह रहे थे कि हमें नौकरी चाहिए, हमें ये महंगाई इतनी चल रही है, वो कुछ करिए, भ्रष्टाचार के बरखिलाफ आप लड़िए। लेकिन ये मैम क्षमा कीजिएगा, ये बूढ़े थके हुए पॉलिटिशियंस जो हैं, जो हर साल नई सरकार बनाते हैं, इनके बस का नहीं है। ये जो युवा पीढ़ी की उम्मीद है भविष्य के बारे, वो भविष्य देख नहीं पा रहे ना मैम। हमारा एक पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, आपने नाम सुना होगा। 10 लाख नौजवान उस देश के पिछले साल दौड़ गए थे, छोड़ गए थे। जब भविष्य नजर नहीं आता, या तो आप चले जाते हैं या उसी देश के अंदर आप एक नया भविष्य कायम करने की कोशिश करते हैं। और उसका रास्ता जो आप आज देख रहे हैं, प्रदर्शन, अभी तो सच नहीं बता रही नेपाल सरकार, वो कई सरकारों की तरह झूठ बोलती है, हमने ये किया वो किया, वो सही नहीं है। कितने लोग मरे हैं वो भी अभी सही नहीं बता रहे। मेरे पास तो दूसरे फिगर्स हैं, उनका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा, 1-2 दिन में ये पता लग जाएगा। बट एक चीज मैम, अगर केपी ओली शर्मा साहब सुन रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है सर, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके देश से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप जाइए सर, एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाइए, इलेक्शंस करवाइए, उसमें देखेंगे कि युवा उम्मीदवार आएंगे। नहीं तो वही आपकी हालत होगी जो आपके कुछ पड़ोसी देशों में हुई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना दीपक वोहरा जी। ये बातें कहने में जितनी आसान लगती हैं, जो कुर्सी की ताकत होती है उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है, वो आखिरी वक्त तक उस कुर्सी के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। एब्सोल्युटली। और फिर यही होता है मैम, मैं आपको बता देता हूं, अगेन भारत का एग्जाम्पल देता हूं, जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब बहुत साल पहले इलेक्शन हार गए थे, उस समय टीवी चैनल पे मैं सुबह प्रोग्राम किया करता था, आए और सिर्फ एक चीज उन्होंने कही, मैं इलेक्शन हार गया, देश जीत गया। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है कि द कंट्री इज बिगर देन मी, और वो चले गए चुपचाप से। अगर इनको अपना देश से प्रेम है, आई थिंक दिस इज टाइम फॉर स्टेट्समैनशिप। तू मैं का समय नहीं है, एक ग्लोबल विजन लेना है। नेपाल की वो बहुत समस्याएं हुई हैं और एक ही उनका दोस्त है जो उनकी हमेशा मदद करता रहा है, उस देश का नाम भारत है। चाहे 2015 का भूकंप, मैम 8 घंटे के अंदर हमारे पहले जहाज वहां पहुंच गए थे सामग्री के साथ, रिलीफ मैटर। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे शायद कोइराला साहब, उन्होंने पब्लिकली कहा था कि नेपाल की खुशकिस्मती है कि भारत उसका पड़ोसी है। तो ये सेंटिमेंट है वहां पर लोगों का। और फिर चीन तो खैर खेलेगा, वो तो आग लगाएगा, अपना जो भी उसके मकसद हैं पूरे करने की कोशिश करेगा। मेरा तो यही है कि चीन पे भरोसा आप ना करें, भरोसा किसी पे करना है तो भारत पे करें। हम आपकी वी विश यू वेल, हम नहीं चाहते आपको डोमिनेट करना, हम दोस्ती चाहते हैं आपके साथ। यही मैं कह सकता हूं और क्या कहूंगा। मैं बहुत प्यार करता हूं लेकिन इस देश से, इस बहुत दोस्ती अच्छे का लोग असर हैं। वहां पर कितना देखा जाता है, इसको लेकर भी हमने देखा था कि बीते कुछ सालों में किस तरह से नैरेटिव बदलने की कोशिश की गई हिंदुस्तान को लेकर, खासतौर से नेपाल में। लेकिन आज नेपाल किस दोराहे पर खड़ा है उसकी तस्वीरें आपके सामने है। बेनी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर आ रही है नेपाल में तनाव को लेकर, भारत में अलर्ट जारी किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। महाराजगंज के एसपी की ओर से ये जानकारी दी गई है। आपको बताते चले कि भारत के कई राज्य हैं, खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश के हिस्सों की बात करें, उनमें से कई ऐसे शहर जिनकी सीमा छूती है नेपाल को। फिलहाल महाराजगंज के एसपी की ओर से जानकारी दी गई है कि भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसी बात का जिक्र जब मैं बार बार कर रही थी कि आखिर क्या असर हो सकता है हिंदुस्तान के भीतर। अब बिनी शर्मा जी, आपके पास आते हुए, देखिए अब हिंदुस्तान में भी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, क्या वजह देख रहे हैं इसके पीछे की आप? देखिए, नेपाल में जब भी कोई भी आपत आती है, नेपाल में कभी भी ऐसे आंदोलन होते हैं, तो शरण या मदद हमेशा हिंदुस्तान से ही मिलता है। जैसे अभी अम्बेसडर साहब ने कहा कि नेपाल की खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान उसका नेबर है। आपको बता दूं कि हमारा जो रिश्ता है भारत और नेपाल का इतना पवित्र है, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप इज अमेजिंग। बिल्कुल। लेकिन जब भी मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा कि कम्युनिस्ट जब सरकार में आते हैं, उनका एक ही एजेंडा होता है, वो है भारत का विरोध करना। उनकी राजनीति टिकी हुई है इस एजेंडा की कि आप भारत का विरोध करो और सत्ता में आप टिके रहो। जब तक ये मनस्थिति जब तक नहीं बदलेगी, जब तक इनकी ये सोच नहीं बदलेगी,
तब तक मुझे लगता नहीं कि ये रिश्ते अच्छे होंगे। हालांकि ये लड़ाई, अब उसमें आता हूं मैं, लड़ाई ये ओल्ड जनरेशन एंड क्या कहते हैं न्यू जनरेशन की है, करप्शन की है। एक नई बात आपको मैं ऐड कर दूं, मुझे अभी मुझे मैसेज मिला नेपाल, अभी काठमांडू से मुझे किसी ने बताया कि जो है एलन मस्क का जो एक्स है, उसने साफ तौर पे चिट्ठी लिख दिया है आज नेपाल के संचार मंत्रालय को कि नेपाल में इतना भ्रष्टाचार है, हम अपना एक्स हैंडल को रजिस्टर नहीं करेंगे। आप सोच सकती हैं कि एक हम बार सिर्फ फिर से आप बताएं, एलन मस्क के एक्स ने क्या लिखा है नेपाल सरकार को? They have written a letter to the government of Nepal stating that there is too much corruption in Nepal, so we are not going to get ourselves registered in Nepal. तो अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो बैन कर दिए जाएंगे। नेपाल की सरकार तो इसी पर आमादा है। नहीं, आपको क्या लगता है कि एक्स को कोई फर्क पड़ने वाला नेपाल में बैन करके? जनता की आवाज कब तक रोक पाएगी सरकार? जनता की आवाज तो रोक नहीं पाएगी ना। 21वीं सदी में आप कब तक रोक पाएंगे? और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो 6 बजे से तो कैबिनेट मीटिंग, आपने कहा कि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, इससे पहले उन्होंने 5 बजे अभी एक मीटिंग रखी हुई है। दैट मीटिंग इज ऑन, उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है। और वो जो उनकी जो सहयोगी पार्टनर है कांग्रेस से भी, उनको भी प्रेशर है कि कांग्रेस ने भी कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है, तो वो उनको इस फैसले से पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ जो है नेपाल के यूथ की आवाज नहीं है, नेपाल की हर नागरिक की आवाज है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आवाज उन तक पहुंचे, हम सबकी आवाज भी उन तक पहुंचे। और जिस स्थिति, क्योंकि किसी की जान जाती है नेपाल में, किसी की जान जाती है तो एक नेपाली की जान जाती है, वो बड़ी दुखदाई होती है, तो वो बहुत दुखदाई होती है। तो जैसे अभी अमर साहब कह रहे थे कि फिगर बहुत ज्यादा है, 300 से अधिक लोग हॉस्पिटलाइज हैं, उसमें से 22 अभी भी बहुत सीरियस कंडीशन में है। मैं देखिए कागज लेके बैठा हूँ, आई बीन टेकिंग ऑल अपडेट्स। So let's hope it settles down कि शांति वापस आए। और लेकिन यकीनन सरकारें जब तानाशाही पर आमादा होती हैं तो ये युवा ही सड़कों पर उतरकर इस तरह के तख्तापलट के लिए जाना जाता है। आज के हालात जिस तरह के पैदा किए हैं खुद वहां के सत्तारूढ़ों ने, इसी वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही युवाओं पर नेपाल की सरकार की ओर से गोलियां बरसाई गई, जिसके बाद कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। अनिल कर्ण जी, जो कि नेपाली पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, अभी क्या हालात है नेपाल में? फिलहाल नेपाल अत्यंत तनावग्रस्त है और 19 लोगों की मौत हो जाने के बाद सरकार अभी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाया है। यद्यपि मंत्री परिषद का आज बैठक संपन्न हुआ है। प्रमुख सत्तारूढ़ दल के अतिरिक्त अन्य सत्तारूढ़ दलों का भी बैठक जारी है, विपक्षी दल सबका भी बैठक जारी है। संपूर्ण राजनीतिक दलों का अपना अपना जो दृष्टिकोण है, धारणा है, वह कुछ देर बाद सार्वजनिक होने का उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। यद्यपि राजनीतिक दल का नेता लोग आज का जो घटना है उस घटना को लेकर के अपना अपना धारणाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि 22 लोगों की अब तक जान चली गई है और कई ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। एक्स को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को जो बैन किया गया था वो हटा दिया गया है। क्या आप लोग उसको चला पा रहे हैं, कुछ लिख पा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए? सामाजिक संजाल पूर्ण तरह से अभी सक्रिय नहीं हुआ है। यद्यपि यह जानकारी प्राप्त हुआ है कि सामाजिक संजालों को फिर से सुचारू कर दिया गया है, लेकिन ये चलाने में दिक्कत आ रही है। और मौत की जो संख्या है वह निरंतर बदल रहा है, ये संख्या निरंतर बदल रहा है। इसीलिए अभी मैं आपको एक संख्या बता रहा हूँ और कुछ देर बाद दूसरा संख्या मुझे बताना होगा। इस बाध्यता में फिलहाल यहाँ के पत्रकार लोग भी है और जो जिज्ञासु है, जो जानकारी रखने के लिए उत्सुक है, उन लोगों को भी यह संख्या को लेकर के बहुत ही अनिश्चितता व अनिल बना हुआ है। एक और सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी और उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। मुझे पता है वहां पर जिस तरह के हालात हैं, आपको रिपोर्टिंग के लिए वहां पर अलग अलग हिस्सों में जाना है। अब ये जो प्रदर्शन था, क्या ये जन जी का यानी कि युवाओं का प्रदर्शन था या फिर इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व हैं? अनिल कर्ण जी। निश्चित रूप से यह युवाओं का ही प्रदर्शन था। आपने अभी अभी बताया कि यह नेपाल सरकार जो सितंबर 25 को फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं इस सबको ब्लॉक किया। उसके बाद यह एक जनरेशन का यह स्टेप था और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व नहीं होना था, उसको अस्वीकार किया था। ठीक है। यद्यपि कहा जाता है कि कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज के नेता कार्यकर्ता जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है
वही लोग जो निषेध का राजनीति करते हैं, दोषारोपण का राजनीति करते हैं, या युवाओं का जो स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन में अपना घुसपैठिए भी पठाया, इस तरह का रिपोर्टिंग हुआ है। लेकिन मूलतः यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन का प्रेरणा ही आपको सोशल मीडिया के थ्रू साझा किया गया है। आप मतलब सोशल मीडिया पर जो बैन किया गया उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन था, क्योंकि युवाओं की आवाज को दबाने का काम सरकार की ओर से किया गया है। गौरव, वैभव जल्दी से आपके पास आते हुए, वैभव सिंह, हम सब जानते हैं एक एल्गोरिदम होता है, जब कोई खबर ट्रेंड करने लगती है या उस पर लोग अपनी अभिव्यक्ति को, आप लोग भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या वास्तव में सोशल मीडिया पर इस तरह का बैन करके वहां पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया गया है मिस्टर ओली की ओर से? जी बिल्कुल। आप देखिए, जैसे अभी अम्बेसडर साहब ने बताया कि जो नेपाल की मीडियन एज है वो 25 है, यानी कि आधी आबादी जो है 25 साल या उससे कम की है। अगर आप उसको रोटी नहीं दे सकते, आप उसको रोजगार नहीं दे सकते, आप उसको कोई उम्मीद नहीं दे सकते, उसके पास एक प्लेटफॉर्म है, एक स्पेस है जहाँ पे कम से कम वो अपना गुस्सा निकाल सकता है, आप उससे वो भी छीन लेते हैं कि नहीं, हम तुमको बोलने भी नहीं देंगे। एक पुरानी कहावत है, आप जिसको रोटी नहीं दे सकते कम से कम उसे इज्जत दीजिए। तो आप ना उसको रोटी दे रहे हैं, ना आप उसको इज्जत दे रहे हैं, ना आप उसको अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई स्पेस दे रहे हैं। प्रेशर कुकर में भी जब सीटी लगाने का पर्पस यही है कि स्टीम निकलनी चाहिए। अगर आप उसको बंद कर देंगे तो कुकर फटेगा, और जब कुकर फटेगा तो लोग हताहत होंगे, लोगों की जान जाएगी, और वो हमको होता हुआ दिख रहा है। और इसका सबसे बड़ा भुगतान जो है, खामियाजा जो है, केपी शर्मा ओली को भुगतना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले कहा, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि ये आंदोलन जो है ये वहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है, ये सत्ता परिवर्तन का आंदोलन, क्योंकि केपी शर्मा ओली की जगह जो भी उनके पास अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें कोई भी एक अल्टरनेटिव ऐसा उनको नहीं दिखाई देता है कि शायद अगर इनकी जगह ये आ गए तो कुछ बेहतरी हो सकती है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये जो व्यवस्था परिवर्तन वहाँ पे होगा, ये व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में ये आंदोलन जो है ये धीरे 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 चला जाएगा। आज वो बैन हटा भी लें तो वैसे मैंने कहा, अब हमने जब कार्यक्रम शुरू किया तो 18 लोगों की मौत हुई थी, अब वहाँ के पत्रकार ने आपको बताया कि 22 लोगों की हुई है। अब जो 40-50 लोग घायल हैं उनमें से भी कैजुअलिटीज बढ़ती जाएंगी। तो जिस तरह से जैसे जैसे वो कैजुअलिटीज बढ़ती जाएंगी तो वहां पे फिर लोग ये नहीं सोचेंगे कि हमारा सोशल मीडिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर उनको उसका न्याय चाहिए होगा कि भाई हमारे जो बच्चे मारे गए हैं इनके खिलाफ जो है हमको न्याय चाहिए। और ये न्याय केपी शर्मा ओली की जगह पे, केपी शर्मा ओली जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 4 साल से नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अवमानना का नोटिस भेजती है, उसका जवाब नहीं देते हैं, तो वहां के लोगों के पास क्या उम्मीद है? बिल्कुल, कि इस व्यवस्था में उनको क्या न्याय मिलेगा? ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। यकीनन जिस तरह के हालात हैं, आगे आने वाले वक्त में चुनौतियां वहां पर कई खड़ी होंगी। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, ऐसे में आपको बताते चले वहां पर जो कुछ भी होगा उसका हिंदुस्तान पर भी असर देखने को मिलता रहेगा। नेपाल के रूपंदेही जिले से प्रदर्शनकारियों के हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। रूपंदेही यूपी के महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर से, सोनौली बॉर्डर है उससे सटा हुआ ये हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हिंदुस्तान में भी अलग अलग हिस्सों में जो नेपाल से सटते हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जैसे और खबर निकलकर सामने आएगी लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।